क्या तब भी एक लगभग अगर आप अर्थव्यवस्था से या अर्थशास्त्रियों के मुताबिक पूछें तो लगभग नामुमकिन सा लगने वाला लक्ष्य क्या पाया जा सकता है? इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए कि सरकार की प्लानिंग क्या है और उस पर विपक्ष का रिएक्शन क्या है। कोरोना संक्रमण के संकट ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए एक सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी मदद से आगे की रणनीति तैयार होगी। सरकार ने लिया कंसल्टेंट नियुक्त करने का फैसला। नियोजन विभाग ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट किया तैयार। ई टेंडर के जरिए परामर्शदाताओं से बिड आमंत्रित किया गया। ई टेंडर पोर्टल पर बिड डालने की आखिरी तारीख 30 जुलाई। योगी सरकार के फैसले को बीजेपी आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने वाला बता रही है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर की बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मोदी जी का जो मार्गदर्शन है उसके अंतर्गत एक सलाहकार की नियुक्ति का प्रावधान किया है और एक निविदा मांगी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि सलाहकार आए और वो बताएं कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उनके पास क्या प्रारूप है। इधर विपक्ष सरकार पर तंज कस रहा है और उसके फैसले को मुंगेरी लाल के सपने और जुमला बता रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जो कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2025 तक 1 ट्रिलियन डॉलर ले जाने की बात कर रही है। ये बिल्कुल मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसी बात लगती है। सरकार ने जितनी नीतियां, जितनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, उससे जो ग्रोथ आई है वो 4% की रेट ऑफ ग्रोथ है। उसको 32% करने का मतलब है 8 गुना। सरकार के कहने से नहीं होगा, अगर करेंगे तो किसी कीमत पे नहीं होगा। जिस तरह सरकार चल रही है, मेरा चैलेंज है उनके लिए असंभव है ये काम करना। बात बहुत अच्छी है, ऐसा ना हो सिर्फ एक जुमले के तरीके से रह जाए। बहरहाल पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री का मास्टर प्लान तैयार है और विपक्ष का सीएम योगी के संकल्प पर वार है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को कितनी रफ्तार मिलेगी, ये तो समय तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि कुछ सलाहकार सरकार अपने साथ जोड़ेगी, उनकी सलाह लेगी। सलाह कैसे होगी और सलाहकार काम कैसे करेंगे, उसके लिए एक बिड, एक निविदा आमंत्रित की गई है। उसके आधार पर सलाहकार का चयन हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल भी हैं। सवाल यह है कि जब 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था करनी है तो वो कैसे संभव होगा, क्योंकि इस वक्त 0.23 ट्रिलियन का आकार है हमारी अर्थव्यवस्था का। इतना कैसे बढ़ाएंगे 5 साल में? इसके लिए क्या कोई ठोस योजना बनेगी? सवाल यह भी है कि कोरोना के दौर में यह कैसे संभव हो पाएगा, क्योंकि वैसे भी पूरी ताकत के साथ कंपनियां ऊर्जा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, मैन पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्या यह मुमकिन हो पाएगा? सवाल यह भी है कि सलाहकार ऐसा क्या जादू कर देंगे जो बड़े बड़े अधिकारी अभी भी जो अर्थव्यवस्था को चलाने का काम कर रहे हैं सरकार में, वो सलाहकारों की सलाह पर ऐसा क्या जादू कर देंगे। सवाल यह भी है कि जब डिमांड बहुत कम है मार्केट में, तो ये कम डिमांड की चुनौती आखिर किस तरह से इससे निपटेगी सरकार, ये भी बहुत देखना जरूरी है। और सवाल ये भी कि बात तो 2025 तक की हो रही है, काम भी उसी तरह से होगा, लेकिन बीच में एक पड़ाव 2022 भी आएगा। तो वहां तक ये अर्थव्यवस्था की गाड़ी कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि जनता ये भी पूछेगी कि ये जो पीछे के 5 साल हैं, उन 5 साल में अर्थव्यवस्था कहां छोड़ी गई थी और कहां आप लेकर आए हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो 2025 से पहले 2022 तक वो अर्थव्यवस्था कहां पहुंचेगी, ये भी एक अहम सवाल है। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के।
वीरेंद्र कपूर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और साथ ही के विक्रम राव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले नवीन श्रीवास्तव जी, विपक्ष कह रहा है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो हो सकते हैं लेकिन करना बहुत कठिन है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि 32% ग्रोथ आपको चाहिए, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? 8 गुना बढ़ाना है, कहना आसान होता है, कहीं ये जुमला बनकर तो नहीं रह जाएगा? क्या कहेंगे आप? शर्मा जी देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल पर जो पट्टी चल रही है कि बिड 30 जुलाई तक मांगी गई है, उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। 21 जुलाई तक बिड मांगी गई है, फाइनेंशियल बिड। जी जी। 22 को बिड खोली जाएगी, 27 को उसका टेक्निकल एवेल्यूएशन होगा। दूसरी बात जो हमारे विपक्ष के मित्र कह रहे हैं कि 32 गुना, अब पता नहीं कहाँ से ये लोग पढ़ के आते हैं, नकल उद्योग की कौन सी ये लोग पैदावार हैं। 8 गुना 0.23। हाँ, तो जब कोई भी सामान्य व्यक्ति जो गणित जानता होगा वो 0.23 को 1 करने में मुझको लगता है कि 4 साढ़े 4 गुना होता है, ना 8 गुना होता है, ना 32 गुना होता है। तो थोड़ा इस जो ये नकल उद्योग वाले अक्लमंद हैं, ये अपने ज्ञान को थोड़ा सुधार लें। रही बात कि कैसे होगा, देखिए कोरोना महामारी ने एक आपदा के रूप में पूरे विश्व को संक्रमित किया है, अर्थव्यवस्था को भी संक्रमित किया है, सामाजिक आर्थिक हर तरह का इसका असर पड़ा है। लेकिन इस आपदा को कैसे हम भविष्य में अपने अवसर में बदल लें, इसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। शर्मा जी देखिए, कहीं भी जो उद्योग लगते हैं, जो अर्थव्यवस्था होती है, वो 5-6 प्रमुख चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे सस्ता श्रम, कच्चे माल की उपलब्धता, निर्यात करने के लिए बंदरगाहों का नज़दीक होना, बिजली की उपस्थिति, ऊर्जा की, और अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास मैन पावर पहले से है। कच्चे माल के लिए हरियाणा पंजाब की तुलना में हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार और छत्तीसगढ़, जहाँ ये कोयला या कच्चा माल है, वो ज़्यादा हमारे पास उपलब्ध है। हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश से बंदरगाह नज़दीक है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं था? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, इन सब के माध्यम से जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या में आप प्रवासी मजदूर जो उत्तर प्रदेश वापस आए हैं, इन सारी चीज़ों से एक बहुत बड़ी संभावना बनती है, जिससे हम अपने टारगेट को 1 ट्रिलियन, जो माननीय मोदी जी का सपना है कि भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो, उसमें सबसे बड़े आबादी वाले राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक संकल्प लिया है नवीन जी, कि आने वाले 5 वर्षों में हम ये आप बहुत ठीक कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन तक सपना पहुंचाएंगे। बड़ा है जी, और सपने देखने भी चाहिए, क्योंकि तब हम उसे अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जितनी परिस्थितियां आपने गिनाई हैं, उसमें कोरोना और प्रवासी मजदूर, 2 चीजें अगर मैं माइनस करूं तो वो सारी संभावनाएं, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां, वो तो है ना पिछले 2.5-3 साल से जब से आप सरकार में हैं, उसमें क्या तब्दीली हुई है? जी हाँ रमन जी, क्या तब्दीली हुई है, यह बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और ये मैं उम्मीद थी कि ये प्रश्न आप कहेंगे। देखिए, कोई भी उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश इसलिए नहीं करना चाहता था। समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, देश के 2 बड़े उद्योगपति इनके पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के सदस्य रहे, श्रीमान संजय डालमिया और श्री अनिल अंबानी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1 रुपए का निवेश नहीं किया, क्योंकि उद्योगपति अपनी उद्योगों के लिए जो आवश्यक चीजें वो देखता है। 2 आवश्यक चीजें क्या थी? एक भ्रष्टाचार और एक कानून व्यवस्था की खराब स्थिति। आज दोनों मोर्चों पर हम पिछली सरकारों की अपेक्षा बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इसकी देन है कि 5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए और 1.5 लाख करोड़ से अधिक की जमीन पर काम शुरू हो चुके हैं। तो हमारे ये जो परिवर्तन हुआ, आपने पूछा कि पिछले 2.5 वर्षों में क्या परिवर्तन हुए, तो यह परिवर्तन हुआ कि भ्रष्टाचार कम हुआ, कानून व्यवस्था बेहतर हुई, जो उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित कर रहा है। और इस महामारी में जो चीन से कंपनियां अपना छोड़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में कैसे वो आए, कैसे वो इन्वेस्ट करें, कैसे वो करें, हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। बड़े उद्योगों के साथ ही साथ MSME, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपनी प्राचीन परंपरागत, जब भारत सोने की चिड़िया था, हम अपने कुटीर उद्योगों के दम पर थे, आप उस दिशा में काम कर रहे हैं। अब मैं सुव्यवस्थित समाजवादी पार्टी से रिएक्शन लेता हूं। अनुराग भदौरिया जी, क्या ये गलत बात है कि एक बड़ा लक्ष्य रखा जाए, वो अचीव होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य देखिए में पता चल जाएगा, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य रख के काम करना क्या गलत चीज है?
देखिए, गंभीर विषय है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बीच में नहीं बोला और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है अब मैं बोलूँगा तो वो भी नहीं बोलेंगे। अब इनका जुमला सुन लीजिए। जुमला नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम सरकार में आएंगे 70 लाख रोजगार दिया जाएगा। वो जुमला ही है, आज तक जुमला है। भारतीय जनता पार्टी ने बोला था हम आएंगे 6 एम्स बनाएंगे। वो भी बहुत जुमला साबित हुआ, आज तक जुमला ही है। भारतीय जनता पार्टी ने बोला था हम आएंगे 10 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। 3.5 साल बाद वो भी जुमला साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने बोला था हम आएंगे गड्ढा मुक्त सड़क हो जाएगी, गड्ढा मुक्त 6 महीने के अंदर में। गड्ढा मुक्त तो छोड़ो, गड्ढा युक्त सरकार हो गई, वो भी जुमले में चला गया। इन्होंने बोला था हम आएंगे किसान की इनकम दोगुनी कर देंगे। दोगुनी तो छोड़ो, किसान आत्महत्या करने लग गया, आत्महत्या पे मजबूर हो गया किसान। इन्होंने बोला था हम आएंगे तो राम राज लाएंगे। इनका राम राज ये है, अब आपके सामने कानपुर की घटना कल की है, आप जानते हो उससे हम क्या बोले, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। देवरिया में हुआ, देवरिया के समय भी इनके नेता उसमें इन्वॉल्व थे, बोला गया तो ये इधर गलियां भागते हुए भाग गए। उसके बाद आज कानपुर में वो घटना हो गई। बाल गृह में अगर ऐसी घटना होगी तो उसको मुंह से शब्दों में बोला नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे घर में ही बेटियां हैं, इसलिए हम बोल नहीं सकते शब्दों में जो उनके साथ अत्याचार हुआ। ये इनके सरकार में अचीवमेंट है। इनके सरकार में अचीवमेंट है कि दिन दहाड़े आदमी आता है, जैसे आपने वो देखी होगी मिर्जापुर, एक वेब सीरीज है मिर्जापुर, धाएं धाएं धाएं, मतलब दिन के उजाले में गोलियां मार दो, चाहे लखनऊ हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे वहाँ पे कोई भी किसी शहर में, सीतापुर हो, चाहे वो हरदोई हो, किसी से चले जाइए आप, धाएं धाएं, दिन में ही धाएं धाएं कर देते हैं। मतलब आपको पुलिस का खौफ ही नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री के आवास से 500 मीटर की दूरी पे किसी विधायक के बेटे को गोली मार दी गई हो, या इनके विधायक खुद ही अत्याचार कर रहे हो, या दनादन मार रहे हो, चाहे कन्नौज का सांसद हो जो अधिकारी को घर में घुस के मार रहा है, दलित अधिकारी को कोई कार्रवाई नहीं होती ना, बहुत गंभीर बात है ये इनकी। सुन तो लीजिए, नहीं सुन, जब अर्थव्यवस्था पे हमने आपको आमंत्रित किया, कर रहा हूँ। अब ये कहते हैं कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे। सुन तो लीजिए, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे। इकोनॉमी पे आ रहे हैं ना, आप इकोनॉमी पे आ जाइए। अब इन्होंने कहा 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। 3.5 साल हो गए जो सरकार 1 ट्रिलियन तो छोड़ो, 2% की ग्रोथ पे काम कर रही हो, वो सरकार अब 10 गुना 8 गुना कर देगी। आपको विश्वास है क्या? जहां जिस सरकार के आने की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तस नहस हो गई हो, कहीं कुछ बचा ना हो, रोजगार खत्म हो गए हो। इन्होंने बोला था हमने निवेश किया, यहाँ पे बुलाया क्या, 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, जहाज उतर रहे हैं, सरकार 100 करोड़ रुपया खर्च भी कर रही है, और इन्वेस्टमेंट होता क्या है, मिलता क्या है, बाबा जी का ठुल्लू और कुछ नहीं। कहाँ इन्वेस्टमेंट है जरा बता दें हमें ये। उसके बाद फिर दोबारा एक इन्वेस्टमेंट समिट होती है, क्या होता है, आपकी 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है। तो इनके तो बोलने में तो जाता नहीं, जुमला फेंकना है ना, तो हम तो इनसे कहते हैं बड़ा फेंका करो, बोलो करो 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। और फिर जुमला ही जब फेंकना है और चाइनीज लाइट लगा देते हैं, जब इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली होती ना, उसके 2 दिन पहले वो खम्भे में चाइनीज लाइट लपेट देते हैं, और पूरा ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे मेला लगने वाला है, जैसे डमरू बजाने आएंगे, सब डमरू ढोलक बजेगा, यहाँ पे नाच गाना होगा, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट समिट आ रही है, वैसी लाइट लगा देते हैं। बाद में होता क्या है, कुछ नहीं। इन्होंने डिफेंस एक्सपो कराया, पैसा खर्च किया, लगा क्या है, यहाँ कुछ नहीं। एक इंडस्ट्री का नाम बता दें कि ये इंडस्ट्री 3.5 साल में, सिर्फ नाम बता दें कि इंडस्ट्री की देखियो हरदोई में लग गई, एक सीतापुर में लग गई, लखीमपुर में लग गई, सुल्तानपुर में लग गई, जौनपुर में लग गई, बाराबंकी में लग गई। कई इंडस्ट्री का एक नाम तो बताएं, एक इंडस्ट्री नहीं। जो समाजवादियों ने काम किया है, आज भी डंके की चोट पे हम तो गिना देते हैं। इंडस्ट्री नहीं लगी, इन्वेस्टर समिट किसी काम के नहीं है, इन्वेस्टर समिट मेले की तरह दिखते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी कुछ बताएंगे, जनता का पैसा सोचिए, गरीब जनता का कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ बड़ा आया, 3.5 साल का अचीवमेंट क्या है, मोटा मोटा बता दीजिए। फिर करप्शन की हालत ये, करप्शन की हालत ये। फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, ठीक है भदौरिया जी, हल्ला बोल वाले जरा शांत हो जाएं। भदौरिया जी हो गया, करप्शन की हालत ये है कि आपका पॉइंट आ गया, क्लियर है, लूटमार चल रही है बस। करप्शन की हालत ये नाटक मंडली के भाड़ की तरह से हरकतें और अपनी आवाज बंद कर दे तो मैं जवाब दूं गंभीर विषय पर। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन ये शांत होंगे नहीं। अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि इनकी आदत यही है और इनका यही कल्चर है, ठीक है, पार्टी की संस्कृति। आप बता चुके हैं सारी चीजें। हल्ला बोल, गुंडागर्दी, चाहे बोलने में हो चाहे बात करने में हो, वो शांत नहीं होंगे। 11 सदस्य टीम, अनुराग भदौरिया जी, आपका पॉइंट आ गया। बाकी मेहमान भी हैं, उनके पास भी मुझे जाना है, समय सीमित होता है, सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। इनका जो इनके एडवाइजर, ठीक है, नवीन श्रीवास्तव जी बोलिए।
देखिए शर्मा जी, सबसे बड़ी चीज़ है, अभी हमारे मित्र ने 2-3 चीज़ें कही। इन्होंने पहले तो चर्चा की कि क्या आपने अचीवमेंट किया। उत्तर प्रदेश की में अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान हमारे किसान भाइयों का है, और उत्तर प्रदेश में नगदी फसल सबसे महत्वपूर्ण है गन्ना। जिनका अनाज हमारी सरकार बनी, एक सेकंड जवाब तो ले लीजिए। जो बेचारे उनका अनाज खेत में ही सूख। अरे सुनिए पहले बताओ, हम जवाब हर समय नाजायज चिल्लाते हैं, नाजायज सोच नाजायज पार्टी के आप लोग हैं। गंभीरता सुनिए, जवाब दे रहा हूँ। जनता से आपका कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप चिल्लाते रहते हैं। किसान को आत्महत्या पे मजबूर करने के लिए सुनिए पहले, सुनना सीखिए। आत्महत्या कर रहा है, आप उसकी शर्मा जी, करने वाले थे। किसानों का आप बात 6,000 करोड़ रुपया ये बकाया छोड़ वही दोहरा रहे हैं आप। हमारी सरकार आई, हमने 37 महीने में 1 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया। एक चीज क्या उद्योग के क्षेत्र में हुआ, इन्होंने और इनकी बुआ जी ने उत्तर प्रदेश में किसानों की रीढ़ मानी जाने वाली चीनी मिलों में 1 दर्जन से अधिक सरकारी और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को निजी क्षेत्र में बेच दिया कौड़ियों के दाम। हमारी सरकार बनी, हमने 4 नई चीनी मिलें शुरू की और 6 चीनी मिलों की हमने उत्पादन क्षमता बढ़ाई। ये इसको ये नहीं कभी मानेंगे। इन्होंने एक बात कही कि दिन दहाड़े ठाए ठाए हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इनकी पार्टी की सरकार में गाजीपुर के विधायक भाजपा के कृष्णानंद राय की 10 AK-47 चला के हत्या की गई। इलाहाबाद में दिन दहाड़े बसपा के विधायक राजू पाल की हत्या की गई, उसको ये नहीं बताएंगे क्योंकि अपराधी और इनके रिश्तेदार सब एक है, ये उसकी चर्चा नहीं करेंगे। और इस तरह के जो ये हरकतें कर रहे हैं, यह बताता है कि किस प्रकार से सत्ता से बाहर होने के वजह से समाजवादी पार्टी के लोग हताश, निराश और मानसिक रूप से दिवालिये हो गए। एक गंभीर विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं प्रदेश की, एक सेकंड के पास कोई अनुराग भदौरिया जी, लेकिन ये इस तरह से नाटक मंडली वाली एक्टिंग करके जो है ये जनता को भ्रमित करना चाहते हैं कि इनके कारनामे, आपके कारनामे जनता देख चुकी है, आपके विकास को भदौरिया जी जनता देख चुकी है। अंबिका प्रसाद तिवारी जी के पास में चलता हूं। आप 230 विधायकों के साथ, अंबिका प्रसाद तिवारी जी, एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, थोड़ा सा रुक जाइए। बाकी मेहमान भी अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, जरा शांत हो जाइए, उनकी बात भी कम से कम चर्चा में आने दीजिए। अंबिका प्रसाद तिवारी जी, पार्टी से वैसा ही है जैसे कि अंबिका प्रसाद तिवारी जी, आप मुझे सुन रहे हैं तो इस बात का आपसे उत्तर जरूर चाहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने के लिए स्टेप्स जो उठाने हैं, क्या उनके लिए कंसल्टेंट्स की जरूरत है, या जो अधिकारी हैं इस वक्त वित्त विभाग में काम करते हुए वो सक्षम नहीं है क्या इस चीज के लिए? आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश के विकास का संबंध है, हम सभी जानते हैं कि देश की लगभग 17% आबादी यूपी में रहती है, बहुत बड़ा राज्य है, और देश की जो आय है, कुल आय है जिसको हम जीएनपी कहते हैं, उसमें यूपी का योगदान लगभग 8% बैठता है। ऐसे में यदि यूपी की तरक्की के लिए, जहां तक आप सवाल उठा रहे हैं कि क्या वित्त विभाग नहीं है, वित्त विभाग है और राज्य नियोजन विभाग है, अर्थ और संख्या विभाग है, इनके अपने कार्य हैं। नीति आयोग की भी संरचना एक बृहद तौर पर है, मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, संरचनाएं हैं, किंतु अतीत में अगर फौरी तौर पर हम निगाह डालें तो फतेहपुर प्लान बनवाया था विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के जी, तो विशेषज्ञों को कार्य दिया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को कार्य दिया गया था, उसमें कई प्रोफेसर लगे थे और फतेहपुर का किस तरह तेजी के साथ विकास हो, एक जनपद की बात थी कह सकते हैं। लेकिन जब ये बात एक सोची जा रही है, एक विजन है जिसको कह सकते हैं, अब वो पोटेंशियल पर आधारित है। हम सभी जानते हैं, सभी हम केवल अर्थशास्त्र की बात करेंगे, उसकी राजनीतिक पक्ष पर नहीं जाएंगे, लेकिन सभी हम जानते हैं इस बात को, सूबे के लोग, कि यूपी में तरक्की का पोटेंशियल है। और ऐसे में खास तौर पर जो कोरोना संकट आया उसके बाद के कालखंड में जिस तरह प्रवासी मजदूर वापस आए हैं यूपी में और उनको रोजगार देने की व्यूहरचना रची गई है, कार्य योजना है। एक जो आप अपनी पट्टिका में दिखा रहे हैं, एक जो योगी की एक मास्टर प्लान है, उनकी एक कार्य योजना है, बड़ी व्यापक कार्य योजना है।
जी। अगर मौजूदा आंकड़ों को ही देखें, क्योंकि पूर्व में चर्चा में ये बातें उठ रही हैं और आर्थिक बातें कम हो रही हैं, कदाचित गैर आर्थिक फोकस बन रहा है चर्चा का, जो नहीं होना चाहिए। एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के तौर पर मैं ऐसा समझता हूं। अगर हम 2018 और 19 के विकास के आंकड़े को लें, ग्रोथ रेट को लें, तो ये आंकी गई है 7%, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि 0.23 ट्रिलियन डॉलर यूपी की इकोनॉमी का आकार है। अब ये जो एक कह सकते हैं, अगर 230 बिलियन डॉलर कहें तो 230 बिलियन डॉलर पर है, इसको किस तरह और आगे बढ़ाया जाए। 770 बिलियन डॉलर बढ़ाएंगे तो उसका एक लक्ष्य तो निर्धारित करना पड़ेगा। आपकी यही सम्मानित चैनल के माध्यम से पिछली चर्चा में मैंने इस बात को उठाया था कि उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर लिंकेजेस हैं, टेक्नोलॉजिकल लिंकेजेस हैं, इनपुट आउटपुट के लिंकेजेस हैं, उनका अध्ययन कराया जाना चाहिए। और यदि इस तरह यूपी कुछ आगे कार्य को बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा रहा है, सरकार किसी की हो, बात ये नहीं है। अगर हम आंकड़ों को ही लें, प्रति व्यक्ति आय को विकास का दुनिया में एक सर्वमान्य मापक माना जाता है। आंकड़े ये बताते हैं बिल्कुल, तो इन कंसल्टेंट के लिए भी शर्त यही रखी गई है कि तीन राज्यों के साथ और 3 दुनिया के देशों के साथ, जिनका करीब करीब उत्तर प्रदेश के अनुपात में जनसंख्या और लगभग क्षेत्रफल इसी तरह का हो, उनके साथ ये विश्लेषण करेंगे और उसके आधार पर ही प्लानिंग की जाएगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है कि विक्रम राव साहब इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चलेंगे और हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि अगर गंभीर मुद्दा है तो उस पर चर्चा भी उसी गंभीरता के साथ हुई। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। उनके पास कैश फ्लो नहीं है, उनको जो माल पड़ा हुआ है वो माल बिक नहीं रहा है, जो माल भेजा जा चुका है उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है, और जो पाइपलाइन में है जैसे रॉ मटेरियल है या और सब चीजें, पैकेजिंग, उन सबों की भी स्थिति बिल्कुल खराब हुई है। जिनको दिया उनसे पैसा नहीं आ रहा है, उनको पहले रिवाइव किए बिना सिर्फ घोषणाओं से मेरा मानना है कि काम नहीं आप कह रहे हैं कि सिर्फ जमीन से नहीं होगा, बहुत काम करना है, करने से घोषणा कर देने से काम नहीं चलेगा। ठीक, आप कह रहे हैं कि करने से होगा, सिर्फ करने से होगा, सिर्फ घोषणा कर दिया कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनसे राय लेंगे, उनसे राय ले लेंगे। अच्छी बात है, राय लीजिए, बातें सरकारें बातें करती है, योजना बनाती है। के विक्रम राव जी, मौजूदा परिस्थितियों में ये कितना आसान दिखता है? और दूसरी बात कि जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स हैं या बड़ी बड़ी कंसल्टिंग एजेंसीज हैं जिनसे बिड मांगी गई है कि आप कैसे कंसल्टेंट प्रोवाइड कराएंगे और वो काम कैसे करेंगे, मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि आप राजनीति को भी समझते हैं, अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेसी को भी समझते हैं, क्या मौजूदा सिस्टम में मौजूद अधिकारी या वित्त विभाग से जुड़े लोग, नियोजन विभाग से जुड़े हुए लोग थोड़े से पुराने हो गए हैं, जो नए बिजनेस मॉडल्स की जरूरत है और वो एक्टिव कंसल्टेंट्स अच्छा काम कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? राममोहन जी, थोड़ा सतह से नीचे उतर के बात करें। 2 चीजें बुनियादी तौर पर जरूरी है कहीं भी विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए। पहली बात होती है कि संकल्प और सामर्थ्य में ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए, दूरी नहीं होनी चाहिए। वही संकल्प करें जिसमें सामर्थ्य हो। क्या यूपी में ये बात है? पिछले 50 साल से देखे, कभी ऐसा उदाहरण मिला संकल्प और सामर्थ्य में सामंजस्य पैदा हो? दूसरा, कार्य संस्कृति। क्या उत्तर प्रदेश में कार्य संस्कृति को पैदा करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत से लेकर आज तक की सरकार ने कोशिश की? मैं उदाहरण देता हूँ तेलंगाना का, गुजरात का और हरियाणा का। मैं दोनों जगह मैं काम कर चुका हूँ, हैदराबाद में भी और अहमदाबाद में भी। और अहमदाबाद में देखा अलग अलग सरकारें थी, जनता मोर्चा की थी, भारतीय जनता पार्टी की, पहले कांग्रेस की थी। एक कार्य संस्कृति वह बुनियादी बनी है कि अपने आप विकास होगा। सूखा था वहाँ, 11% सिंचाई थी गुजरात में, आज देखें नर्मदा का पानी आ गया। उत्तर प्रदेश में भगवान की कृपा है, पानी भी है, हरियाली जमीन भी यहाँ है। क्या कार्य संस्कृति को बनाने की कोशिश की? सरकारी बाबू बनेंगे यूनिवर्सिटी से निकल के लोग, उद्योग नहीं लगाएंगे, आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। तो जब तक वो मानसिकता नहीं बदलेगी, वही अंग्रेजों की गुलामी जैसी होगी कि सरकारी नौकर बनना है, कुछ विकास हो पाएगा? आपने बड़ा अच्छा कहा, आपने जब तक बिजनेस स्कूल को शरीक नहीं किया जाएगा विकास की प्रक्रिया में,
क्या आगे बढ़ेंगे? अब मैं आपको हरियाणा क्या था, पश्चिम यूपी का हिस्सा था हरियाणा, आज कहाँ ये लोग कितने आगे बढ़ गए? क्यों? वही जब यूपी के थे तो विकसित नहीं थे। और आगे बढ़िए, उत्तराखंड, पंडित ज्ञानदेव तिवारी ने एक अकेले ने उत्तराखंड को चमका दिया। एक, 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 एक सोच थी उनकी, उनका एक नजरिया था, टेलीफोन पे काम करते थे वो। तो उसने गौर कीजिए इन सब बारे में, उत्तर प्रदेश में कार्य संस्कृति और संकल्प सामर्थ्य बना पाए हम लोग। यहाँ निवेश की बात जरूर करें, बहुत जरूरी है। अब भदौरिया ने अच्छा कहा और कुछ लोगों ने भी उन्होंने कहा, श्रीवास्तव साहब ने भी, मैं सहमत हूँ। निवेश का परिणाम क्या हुआ? हमें अनिल अंबानी आए थे, मैं खुद ने मुलायम सिंह जी से पूछा कि मुझे बहुत शिकायत है, क्योंकि लोहिया के साथ रहने के कारण मैं कह सकता हूँ कि अनिल अंबानी को सांसद बना के समाजवादियों ने बड़ा धोखा दिया अपनी पार्टी के साथ, लोगों के साथ। क्या उसे नहीं, अशोक भाई ने कहा, श्रीवास्तव साहब ने क्या निवेश किया, उसने तो फैक्ट्री लगाई, सिवाय HAL की, स्कूटर इंडिया के, कोई नहीं लगा केंद्र। भारत के प्रधानमंत्री इतने रहे, क्या क्या केंद्रीय इन्वेस्टमेंट हुआ, यहाँ निवेश हुआ, यहाँ HAL हुआ है, एक स्कूटर इंडिया बना। तो जरा राम मोदी सोचे, उपेक्षा, इस प्रदेश में उपेक्षा होती रही, सब कुछ है प्रदेश में, कार्य संस्कृति बनाई ना, विकसित कार्य संस्कृति की कमी है, बाकी सब कुछ है। इतनी जनसंख्या है कि उपभोक्ताओं की किसी तरह की कोई कमी नहीं। जनसंख्या घनत्व को आप देखिए, क्षेत्रफल के लिहाज से। एक बात और कह दूं, यही यूपी वाले आज लौट के आ रहे हैं, इन लोगों ने चमका दिया कर्नाटक को, गुजरात को, महाराष्ट्र को चमका दिया उन्होंने। ये गंगा यमुना के बीच में आके इनकी कार्य संस्कृति क्यों मर जाती, खत्म हो जाती है। नवीन श्रीवास्तव, मैंने को महाराष्ट्र में देखा, क्या ये विक्रम राव साहब करते हैं, वो नब्ज पकड़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की वास्तविक दिक्कत है? एक कार्य संस्कृति की कमी है, और ये कार्य संस्कृति हमें आगे बढ़ने से रोकती है। वो सिर्फ एक सरकार विशेष की बात नहीं है, ये चाहे ब्यूरोक्रेसी के स्तर पे हो, ये इसको किस तरह से दूर करेंगे? क्योंकि सलाहकार आपको सिर्फ सलाह दे सकता है कि ये अच्छी सलाह है, इस पे आप अमल करेंगे तो काम बन जाएगा। एग्जीक्यूट करना तो इसी ब्यूरोक्रेसी का काम है। शर्मा जी, मैं दो जवाब देना चाहूँगा, अपने कांग्रेस के कपूर साहब का और फिर के विक्रम साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी बातों पर मैं। देखिए, कपूर साहब की इस बात पर चिंता थी कि कोरोना लॉकडाउन में जो है अर्थव्यवस्था हमारी कमज़ोर पड़ी है, रोजगार कम हुए हैं, उत्पादन कम हुआ है, डिमांड कम हुआ है। लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात को जोर दे रही है कि खातों में सीधे पैसे दिए जाएं। बहुत अच्छी बात है। आप याद करिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में लगभग 30 करोड़ जनधन खाते खुलवाए थे, तो यही हमारे कांग्रेस के मित्र थे, हंसते थे कि ये प्रधानमंत्री का काम है, खाता खुलवाना काम है। ये भूल जाते थे कि इनके ही प्रधानमंत्री श्रीमान राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली चलता है, 15 पैसा पहुंचता है। आज 30 करोड़ जनधन खातों के माध्यम से इस कोरोना आपातकाल में हमने जो डायरेक्ट ट्रांसफर किया है, चाहे किसान का खाते में हो, चाहे रेहड़ी खोमचे वालों के खाते में हो, चाहे दिव्यांग के हो, चाहे जो हमारी विधवा बहनें उनके हो, तो वो हमने किया है। यह बात सही है कि कांग्रेस कहती है कि आप इतना दे दीजिए, लेकिन जो हमारी अर्थव्यवस्था में सक्षम था, हमारे लिए इस समय जितना जरूरी था वो हमने किया है। कैसे उत्पादन बढ़े, कैसे मांग बढ़े, इन सारे विषयों के लिए ही ये कंसल्टेंट का जो चयन किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि देश के 3 प्रमुख विकसित राज्य और दुनिया के 3 प्रमुख विकसित राज्यों के मॉडल का, चूंकि कोई IAS अफसर या कोई आयोग अपने राज्य के अंदर क्या करना है ये जरूर देख सकता है, लेकिन अन्य जगहों से कैसे उसकी तुलना की जाए, कैसे उसको बेहतर किया जाए, इसके लिए आवश्यकता थी कि एक सलाहकार अपॉइंट किया जाए जो उत्तर प्रदेश में भविष्य में रोजगार की, व्यवसाय की संभावनाओं की विकसित राज्यों, विकसित देशों से तुलना करके सरकार को सुझाव दे कि यह करना है। विक्रम राव साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कार्य संस्कृति की। निश्चित रूप से कार्य संस्कृति होती कहाँ है? जब शासक या मुखिया जो प्रदेश का है, उसकी भावना यह है कि मैं और मेरा विकास। चूंकि पहले जो हमारे हुक्मरान थे, मुख्यमंत्री थे, वो अंग्रेजों की एक कहावत चैरिटी बिगेन्स होम, यानी अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से करो, इसको फॉलो करते थे। जहां विकास होता था वो पहले अपने परिवार का, अपने आसपास का और अपने समाज के लोगों का करते थे। समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास का लक्ष्य लेकर सरकारें काम नहीं करती थी। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, उसकी कार्य संस्कृति है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास हो। इस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। यह पिछली सरकारों
सरकारों और हमारी सरकार में फर्क है, और यह कार्य संस्कृति का फर्क है। जब मुखिया की कार्य संस्कृति अलग होगी, नहीं, लेकिन वो अपना विकास नहीं देखेगा, वो समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के लक्ष्य को लेकर काम करेगा, तो निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन होगा। जो शंका कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया वो 5 साल के लिए 2025 तक के लिए निर्धारित कर लिया, उसमें एक 2022 का पड़ाव भी आएगा जिसमें आप अगले साल चुनाव के फेस में चले जाएंगे 21 से ही। समस्या यह है कि वहां पे बताना पड़ेगा कि आपको अर्थव्यवस्था कहां तक पहुंची है। राम मोहन जी, देखिए, भदौरिया जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत कारपोरेट वर्पेट से जुड़े हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई वढ़ाई किए हैं। आप ये अपनी पार्टी को, अपने नेता को विकास पुरुष कहते हैं, यह इनका अधिकार है, लेकिन 230 विधायकों वाली इस विकास पुरुष की पार्टी जब 2012 के बाद 14 में चुनाव में आई तो इनको समझौता करना पड़ा एक दोस्त के साथ। 17 में फिर इनको समझौता करना पड़ा, और 2017 में दोस्त के साथ समझौता करना पड़ा, और 2019 में बुआ जी के साथ, जिनके साथ राजनीतिक के साथ साथ बहुत गंभीर मतभेद थे। रिजल्ट क्या हुआ देखिए, जनता सब कुछ जानती है, यह मानना चाहिए सबको। जो राजनीतिक व्यक्ति सोचता है कि जनता नहीं समझती है, जनता खूब समझती है। जनता ने आपके विकास के, आप कहते हैं कि काम बोलता है, जनता ने आपके बोलने वाले कारनामों को देखा कि आपकी सरकारों में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण किस प्रकार से था। भी निश्चित रूप से लागू होगी जब आप अपनी सरकार का कामकाज लेकर 2032 तक पहुंचेंगे। कोई चांस नहीं है, इसलिए भदौरिया जी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा पेशेंस रखें, अनुराग भदौरिया रखें। इस प्रकार से सत्ता से बाहर होने से व्याकुल मत होइए, अभी बहुत वर्षों तक आप सत्ता में आने वाले नहीं है। अरे आवाज तो उनकी कम कराइए, हमारी तो करा देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने सही बोला कि जनता सब देखती है। जनता ये देखती है कि समाजवादियों ने जो विकास किया था और जो काम छूट गए थे, जैसे उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर में कैंसर हॉस्पिटल हमने बनाया, लेकिन ये लोग जो सत्ता से बाहर हो गया कर रहे हैं कि आपने एक काम किया था, एक विकास किया था, उसका काम नहीं चला रहे। सुनिए एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप चिल्लाने का ही काम करना तो बताओ। चिल्लाते हैं दोनों लोग, फिर कोई मतलब नहीं। श्रीवास्तव जी एक सेकंड, चिल्लाइए, फिर कोई बात नहीं, बात खत्म। श्रीवास्तव जी, अरे आप चिल्लाने में तो आप भी चिल्लाते रहते तो डिबेट कैसी तैसी हो जाती है। धैर्य रखिए, हमने डिबेट अच्छी तरह करनी चाहिए। श्रीवास्तव जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, फिर इसीलिए आप कहोगे कि समाजवादी चिल्लाते हैं। अभी मैंने चिल्लाओ, श्रीवास्तव जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ। श्रीवास्तव जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, अनुराग जी की बात आ जाने दीजिए। चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ। फ्रस्ट्रेशन में आदमी चिल्लाता है, जब आदमी कुछ नहीं कर पाता तो चिल्लाता है, यही है। ये देखिए, जब परेशान है तो कैसे चिल्ला रही भाजपा, देखिए। थोड़ा धैर्य रखिए, चिल्लाइए चिल्लाइए और चिल्लाइए चिल्लाइए चिल्लाइए, बस यही बचा है और कुछ नहीं बचा आपके पास। चिल्लाइए 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 और चिल्लाइए, खूब चिल्ला लीजिए। आप मुस्कुरा रहे हैं वो, देखिए वो तो हमने आपके हिस्से में दे दिया, कुछ बताने को नहीं है तो चिल्ला रही है। छोड़ दिया उसको। चिल्लाइए चिल्लाइए तो जानता हूं कि क्योंकि सत्ता से बाहर होने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि चिल्लाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। समझ रहा हूं, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया तो आप चिल्लाएंगे और क्या करेंगे। शासनकाल में सत्ता से बाहर होने की व्याकुलता मरने लग जाए, आप चिल्लाइए, चिल्ला लीजिए, चिल्ला के डिबेट खत्म करना चाहते हैं क्योंकि आप असलियत सुनना नहीं चाहते हैं। जनता देख रही है कौन चिल्ला रहा है। नवीन श्रीवास्तव जी, मैंने बोलने का मौका दिया, वो आपकी बात हो गई। श्रीवास्तव जी आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट आ गया है। और भी मेहमान है, भदौरिया जी के बाद मुझे जाना है। चिल्लाओ, जनता देख रही है, भदौरिया जी चिल्ला रही है। कंप्लीट कीजिए आप। अब मैं बोलूं? जी जी जी, देखिए बड़ी मजेदार बात है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम कहते हैं वर्क कल्चर, जो उन्होंने बोला, इनके पास वर्क कल्चर नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो हॉस्पिटल्स आधे बने पड़े थे, ये जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी क्योंकि सरकार बदलती है, अब इनकी जिम्मेदारी बनती थी। जलन के मारे ये पूरे हो जाएंगे तो समाजवादियों का नाम हो जाएगा, उसको बना ही नहीं रहे। कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ का पूरा नहीं कर रहे हैं, जौनपुर का मेडिकल हॉस्पिटल पूरा नहीं कर रहे हैं। सोचिए, ये इनका वर्क कल्चर है। और इनका वर्क कल्चर ऐसा है, जो इतनी देर से चिल्ला रहे थे, वो मजदूर जो उत्तर प्रदेश जिसकी मजदूर की बात करते थे, वो हजारों किलोमीटर पैदल चले हैं। शर्म आई है इनको कभी? हजारों किलोमीटर पैदल चले हैं, बसें खड़ी रही, ट्रेनें खड़ी रही। शर्म आपको आनी चाहिए। करेंगे और आप जिस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, पैदल चलते चलते उसकी हाय किसको लगेगी? उनको आपने आर्थिक मदद तक नहीं की, उनके घर में जाके आपने चोर डकैत को बोल दिया। इनके मंत्री चोर डकैत बोल रहे थे, मंत्री आप क्या किए? आप और आपके नेता घर में
बैठ कर ट्विटर खेलते रहे, शर्म आनी चाहिए। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में इतने दिन सरकार में रही, उसके नेता इस प्रकार से खानों में बंद रहे। इनकी टीम 11 जो काम नहीं करती है, मैं चिल्ला के टाइम खत्म करना चाहते हैं कि काम गिना नहीं सकते, हम काम गिना सकते हैं, डंकी की चोट पे काम गिना सकते हैं। समाजवादियों ने काम किया है, चाहे 1090, चाहे 100 डायल हो, चाहे एक्सप्रेस वे आपको जनता से कोई लेना देना नहीं है। सुन तो आप लीजिए, एक घंटा बता दीजिए डिस्ट्रिक्ट को कि 4 आपने जिन प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे हैं, उनके लिए आपने एक कदम गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। आपके नेता घर से बाहर निकल के कहीं गए हो। हमने मेडिकल ठीक, आप दोनों के बीच आपसी संघर्ष ज्यादा हो जाता है और काम की बातें कम। वीरेंद्र कपूर जी, आप रख सकते हैं पक्ष अपना। सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। जी, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश में आपने 3.5 साल से आप सत्ता में, आपने क्या किया? एक बड़ा एक ताजा चैलेंज आपके सामने आया कोरोना का। कोरोना के स्थिति में आपने उत्तर प्रदेश से प्रवासियों के साथ जो जिस तरीके का व्यवहार हुआ, वो पैदल आए, वो किस तरीके से गए, कांग्रेस ने गाड़ियां वो अवेलेबल कराई, आपने उसका फायदा नहीं उठाया। आपकी अपनी उत्तर प्रदेश की बसें इतनी खटारा स्थिति में है कि पता चला धक्का मार के वो चलती हैं, और या तो 50 किलोमीटर में 150 लीटर डीजल लगता है। कई ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन ठीक है, चलिए आप राजनीति कीजिए। हम चाहते थे प्रवासियों पे राजनीति ना हो, छोड़ दीजिए। आपने उनके रहने, उनके खाने की स्थिति, आज टेस्टिंग की ये स्थिति है उत्तर प्रदेश 22 और 30 करोड़ आबादी में कितनी टेस्टिंग आप कर रहे हैं? बात ये आती है कि आपके सामने स्वास्थ्य का एक चैलेंज आया, इकोनॉमिक एक समस्या आई कोरोना की वजह से, आपने उसको कैसे सामना किया? आप घोषणाएं कर देंगे तो उससे काम तो चलेगा नहीं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान कानून, देखिए व्यापारी आता है तो उसको 2 चीजें चाहिए, ब्यूरोक्रेसी, उसके इंस्पेक्टर राज उसके आड़े नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात कानून व्यवस्था। आज कानून व्यवस्था की ये स्थिति है, रोज कहीं ना कुछ हो रहा है, और आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, और क्या क्या छोड़िए जो कांड हुए हैं। तो एक अंबिका प्रसाद तिवारी जी से मैं प्रश्न लेना चाहता हूं इसके साथ। प्रश्न पूछ लीजिए कि इनकी सरकार थी और प्रदेश में एक सेकंड, अंबिका प्रसाद तिवारी जी, ये कितना लक्ष्य लगता है कि जिसको पाया जा सकता है, या कितनी दूर लगता है? एक बड़ा लक्ष्य ले लिया है, छोटे छोटे लक्ष्यों को लेते, उनको पूरा करते तो वो बेहतर होता। आपको क्या लगता है? देखिए राममोहन जी, जो विकास की प्रक्रिया होती है वो समष्टि भावी होती है। जब हम जीएसडीपी की बात एक के का लक्ष्य साध रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत नहीं है, समष्टिगत है जी। और मेरा ऐसा मानना है, जो मैं उल्लेख कर रहा था इसके पहले भी चर्चा में, कि 2019-20 के ही आंकड़ों को मद्देनजर रखें तो जो परिदृश्य उभर रहा है उसमें प्राथमिक क्षेत्र जिसमें खेती और वानिकी पशुपालन इत्यादि आता है, उसकी ग्रोथ रेट 2.2% थी, और सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट जिसमें कंस्ट्रक्शन और ये आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है, ये बेहद कम रही 1.1%। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात घटित हुई है, क्योंकि विकास की जो प्रावैधिकी है उसका पिछले कई दशकों से अध्ययन करता रहा हूं कि सेवा क्षेत्र का योगदान, सर्विसेज सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा 7.5% रहा है 2019-20 में। एक ऐसा डायनामिक परिदृश्य बन रहा था कह सकते हैं, लेकिन उसको कोरोना संकट से एक झटका लगा है, लेकिन उस झटके से भी उबरने की जो कोशिश हो रही है और एक जो दीर्घकालीन विकास की भी रचना रखना चाहता है उत्तर प्रदेश, उसी के क्रम में ये अध्ययन कराया जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है, 2 बातें हैं क्या, क्योंकि बात उठी है, राव साहब ने इस बात को उठाया कि कार्य संस्कृति, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र में कहते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी पूंजी कम लगाकर या पूंजी ज्यादा लगाकर उतना ही उत्पादन होना। ठीक सर, समय हमारे पास इजाजत नहीं दे रहा है, आप बेहतर बात कर रहे हैं, लेकिन बात यही है कि संकल्प अगर लिया है तो संकल्प के हिसाब से काम भी शने शने धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, तब लगेगा कि लक्ष्य कहीं करीब आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही।